नमस्कार दोस्तों, संघर्ष बैच में आपका पहला टॉपिक, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस पहले चैप्टर, पहले टॉपिक से हम देखते हैं कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो ये आवश्यक बन जाता है कि भाई एक बड़ा सा टॉपिक है, इस बड़े से टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक सेलेक्टेड करके पढ़ें ताकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो हिट हो पाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पहले चैप्टर में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें हमें बार बार रिवीजन करना चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो ये जो चैप्टर है ईंट, मन के और अस्थियां, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, आपने परीक्षा में देखा होगा कि कई बार इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। कैसा था यह नगर? आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है कि दो हिस्सों में बटा है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। दो हिस्सों में, ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला। यहां पर राजा रह रहा है, यहां पर जनता रह रही है। इस प्रकार की तमाम चीजें हमने आपको अपनी क्लास में पढ़ाई। ठीक, क्या विशेषता रही नगरों की। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन, ये जरूर आता रहा है। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए और हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, शार्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके रखिए। मोहरें और लिपि, ठीक, और सिंधु घाटी की खोज। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंधु घाटी की खोज से सवाल आ जाते हैं कि खोज किसने की, दयाराम साहनी ने 1921 में की, निर्देशक कौन था। ठीक, और इसकी मुहरें और लिपि, उस पर क्या छपा था, मुहरें किसकी बनी थी। ठीक, टेराकोटा की मुहरें थी। लिपि कौन सी है, क्या उसे हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। इस प्रकार के सवाल यहाँ पे बने हुए हैं। साथ साथ जब इनकी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, तो इनकी कृषि प्रौद्योगिकी और पशुपालन पर हमारी नजर पड़ती है। ठीक, और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये वो मुद्दे हैं जहां पर हमें प्रश्न मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसलिए ये मुद्दे जरूर आपकी निगाह में होने चाहिए, जरूर आप पढ़े हुए हों इसे। और साथ ही साथ अब प्रश्न उठता है कि सर इस टॉपिक से कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। तो मैंने सवालों की एक लिस्ट बनाई है, जो सवाल आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उन सवालों को आप नोट कर लीजिए, इन्हें इस लेक्चर से इनके आंसर लिखिए। वैसे इनके आंसर मैं भी लिखा रहा हूं, मैं भी लिखाऊंगा, आप भी अपनी तरीके से इस पर प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद इनके जो आंसर आप लिखेंगे वो हमें जरूर भेजें, ताकि हम उन्हें देख पाएं कि उनमें कहां पर गलतियां हैं, कहां पर आप सही हैं, ताकि टॉपर्स की लिस्ट में आपको हम शामिल करने में आपके सहयोगी बन पाए। तो वो सवाल कौन कौन से हैं? सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत कॉमन सवाल है, बड़ा पॉपुलर सवाल है, हर दूसरे साल ये रिपीट जरूर हो जाता है। तो दो विशेषताएं आप इसकी लिखनी चाहें तो ये नगरीय सभ्यता थी, पहली विशेषता तो यही हो गई। ठीक, पहली विशेषता। और दूसरा नियोजित सभ्यता थी। ठीक है, नियोजित सभ्यता थी। यस, दो विशेषताएं इसकी यहीं पे हो गई। ठीक, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? तो इस सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो अभिलेख होते हैं। अभिलेख हमारे क्या होते हैं? ये पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें कहां पर मिलते हैं? जो हमें पाषाण पर, धातु पर और सिक्कों पर, धातु पर और सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। पाषाण, धातु और सिक्कों पर जो लिखित रूप में, चित्रित रूप में, उसे हम पुरातत्व के साक्ष्य के रूप में देखते हैं, वो अभिलेख होते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का क्या स्रोत है? ये अभिलेख हैं। इनसे जो मूर्तियां मिली, इनसे जो क्या बोलते हैं जीवन की वस्तुएं मिली, उससे इस सभ्यता के कल्चर के बारे में पता चलेगा।
सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, तो यहां पर मातृप्रधान सभ्यता है, मातृप्रधान सभ्यता है, ठीक, मातृप्रधान सभ्यता है, मातृ देवी की उपासना है, मातृ देवी की उपासना है, प्रकृति की उपासना है, पशुपति शिव की उपासना है, पशुपति शिव। तो इससे इस सभ्यता का धार्मिक जीवन स्पष्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं और धार्मिक प्रथाओं का विवेचना करिए। लगभग सेम सवाल, लगभग, सब सवाल का तरीका बदल गया है, ठीक, थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिखिए। तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया, प्लस का माइनस बनाइए, प्लस और माइनस का चिन्ह बनाइए। यहाँ पर उत्तर में मांडा से लेकर के दैमाबाद तक लिख डालिए, और यहाँ आलमगीर से लेकर के जो है सुतका गैंडोर तक लिख लीजिए, ठीक। टोटल जो है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, आकार त्रिभुजाकार, बस खत्म सवाल। तो ये इसके आंसर होंगे। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। तो लिखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ये सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो की बड़ी महत्वपूर्ण इमारत है। इसके बारे में मार्शल ने कहा कि ये विश्व का आश्चर्य था। क्या है ये? विश्व का आश्चर्य है ये। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखना चाहें तो 14.5 फीट मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.44 मीटर गहरा है ये। फर्श पक्की ईंटों की बनी है। सार्वजनिक स्नान का प्रायोजन यहाँ देखने को मिलता है, और विशेष पर्व पर रोज इसमें स्नान नहीं किया जाता था। किनारे किनारे कमरे और बरामदे बने हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? किसी भी सभ्यता की आयु को जानने के लिए उसका स्तरीकरण जरूरी होता है, और उसके स्तरीकरण की विधि जो है, वैज्ञानिक विधि क्या है? कार्बन 14, इसे C14 कहते हैं, C14 या कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो किसी भी पाषाण की उसकी पुनः आयु जानने का सबसे बेहतर तरीका है वैज्ञानिक तरीका। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहारिक सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करें। वही 2 टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पूर्व वाले टीले में सामान्य नगर ईंटों का बना हुआ, पश्चिमी टीला में दुर्गीकृत है वो टीला जो है शासक और प्रशासक के लिए, वहाँ कोष्ठागार है, वहाँ राजप्रसाद है, वहाँ राजमार्ग है, ठीक है, वहाँ टावर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवस्थित हैं। ये सब कुछ वर्णन कर सकते हैं आप यहाँ। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक, ये मैंने आपको अभिलेख बताते समय बता ही दिया। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? किसी दबी हुई पुरानी सभ्यता की बारे में जानकारी के लिए उसकी खुदाई कराना उत्खनन कहलाता है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक लिपि है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास आद्य इतिहास कहलाता है, इतिहास नहीं कहलाता। क्योंकि जब किसी भाषा को हम पढ़ ना पाएं, उसके लिखित साक्ष्य तो हो लेकिन पठित ना हो, तो ऐसे ऐतिहासिक विवरण को हम आद्य ऐतिहासिक विवरण कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। तो भाई हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी जो विशेषता है, सबसे बढ़िया आपको धौलावीरा में मिलती है। सभी घरों में कुएं, सभी घरों में कुएं, ठीक है। इसके साथ साथ घरों की नालियां, घरों की नाली जो है गली से कनेक्ट, गली की नाली से जो है सड़क की नाली कनेक्ट, गली की नाली से सड़क की नाली कनेक्ट। तो ये जल निकास की अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का महत्व। तो लोथल बच्चा गुजरात में है, ये सभी को पता है, कई बार बताया। बंदरगाह नगर है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के व्यापार यहाँ से होते रहे हैं, यही इतिहास में इसका महत्व है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र लिख डालिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, एक यही दिखाई दे रहा है लोथल, एक धौलावीरा मैंने अभी बताया। 4 महत्वपूर्ण केंद्र और उनके बारे में एक एक लाइन की व्याख्या। विशाल अन्नागार, ठीक है, विशाल अन्नागार अगर कहीं पर है तो वो उस सभ्यता की समृद्धि की निशानी है। मतलब वो रिच सभ्यता है, बढ़िया सभ्यता है, जहां उपयोग के बाद बचत हो रही है, तभी तो अन्न भंडारण किए जा रहे हैं। तो विशाल अन्नागार पर टिप्पणी। सिंधु घाटी सभ्यता में सवदाह संस्कार के कितने प्रकार थे? तो 3 प्रकार थे, मैंने पढ़ाए हैं आपको कि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दफनाने की व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बता दीजिए। तो मिस्र बता दीजिए और मेसोपोटामिया बता दीजिए, ठीक।
हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो साधन अभी आगे डिस्कस किया ही है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है, ठीक है। हाल फिलहाल ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में तो भी आगे हम अभिलेख जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उपयोग जो है अशोक के अभिलेखों में हुआ है। किसमें हुआ है? अशोक के अभिलेखों में हुआ है, और ये उल्टी लिखी जाती रही है, ठीक। तो इसको डिटेल करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो इसका डिटेल करेंगे हम अपने अगले चैप्टर के वीडियो में। अगले चैप्टर में ये फिर मिलेगा। तो आप इस चैप्टर को बखूबी हर सवाल का सलूशन पा सकते हैं संघर्ष बैच में। संघर्ष बैच की क्लासों में वह सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर कराए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सलूशन है। और अब जब हम अगला चैप्टर कवर कर रहे होंगे तो अगले चैप्टर के खत्म होने के बाद आपके लिए फिर महत्वपूर्ण सवालों का एक संग्रह लेके और अगले चैप्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद, बने रहिए विद्याकुल आर्ट्स के साथ। बाय बाय।